दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। आज हम बात थोड़ा सा हट के कर रहे हैं, थोड़ा से अलग अंदाज में कुछ बात करने के आपके सामने रख रहे हैं, और वो भारत के सियासी वर्तमान से लेकर इतिहास और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे थे क्रिकेट से के मैदान से तुलना करें अगर हम, तो जो क्रिकेट की सियासी पिच होती है उस पर लूज बॉल डाली जाती है अगर कोई, तो उस पर तो चौके छक्के पड़ते हैं। और सही मायने में देखें, आज क्रिकेट जिस दौर में पहुंच गई है कि अच्छी गेंदों पर भी चौके छक्के पड़ जाते हैं। हालांकि उसका दोष गेंदबाज को नहीं लगता है, लेकिन कई ऐसे बल्लेबाज भी होते हैं जो लूज बॉल को मार नहीं पाते हैं या लूज बॉल पर भी आउट हो जाते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को इतिहास, इसको सियासत के संदर्भ में देखें, या यूँ कहें कि सियासत के पिच पर जो सियासत का मैदान है, क्रिकेट नुमा मैदान है, या फुटबॉल की बात करें तो सेल्फ गोल की परंपरा जो है कि अपनी टीम का खिलाड़ी अपनी गोल पोस्ट में जो है गेंद दे मारता है और सेल्फ गोल कर डालता है। तो अभी सबसे इसका ताज़ा उदाहरण जो है, जो जीएसटी रिफॉर्म्स मोदी सरकार ने लागू किए, उसमें सारे जो ज़रूरी प्रोडक्ट जिनको कम रेंज में करना था, 5% पे करना था, उनको 12 से 5 पे ले आया, 0% पर ले आया। जिसको 18 से कुछ को 5 पर ले आया, किसी को 18 से 28 कर दिया, कुछ 28 वाले 40 में भी कर दिए, जो कि अल्ट्रा एलीट क्लास के हिसाब से भी थे, या सिन प्रोडक्ट कहे जाते, तंबाकू, सिगरेट और जो बहुत विदेशी महंगी शराब आदि। लेकिन उसमें एक जो बीड़ी जो गरीब आदमी पीता है, उस पर जो जीएसटी 28% लगता था वो 18% लग गया। अब यहाँ पे लूज बॉल डाली केरल के एक पूर्व कांग्रेसी विधायक और जो उनका सोशल मीडिया का विंग के अध्यक्ष वी बलराम ने, और उन्होंने कहा कि बिहार के बीमे और बीड़ी के बीमे एक समानता है। बीजेपी ने केरल कांग्रेस की इस लूज बॉल को तत्काल लपक लिया और उन्होंने कहा कि इसको बिहार के जनता का अपमान है, ये बिहार की जनता के अपमान से जोड़ दिया। आपको याद होगा इसकी पहले एक लूज बॉल और हुई थी, जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए बनाए गए स्वागत मंच पर पिछले कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। जबकि मोदी जब से एक आरएसएस के संघ प्रचारक से लेकर संगठन के महामंत्री तक के सफ़रनामे में उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन जैसे ही वो गुजरात में मुख्यमंत्री बने और उसके कुछ महीनों बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गोधरा कांड हुआ, उसके बाद दंगे हुए, उसके बाद जो गालियां देने का सिलसिला शुरू हुआ, तो जितने भी प्रकार के विशेषण गालियों में लगाए जा सकते हैं वो मोदी को लगाए गए। करीब 92 गालियां मोदी को अब तक दी जा चुकी हैं, और वही कांग्रेस की पार्टी के द्वारा या वामपंथी विचारधारा के प्रवर्तक जिनको भाजपा ने अर्बन नक्सली का नाम दे दिया है या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का नाम दे दिया है, तो उन सब ने जिस तरह से बातें की तो वो उलट बांसी हुई। मतलब वो सेल्फ गोल जैसा हुआ, वो कांग्रेस को उतना ही नुकसान पहुंचाता गया और मोदी को उतना ही मजबूत करता गया, क्योंकि मोदी में कोर्स ऑफ करेक्शन की जो उनमें क्षमता है, गलतियां सबसे होती हैं, उनसे भी हुई हैं, चाहे वो नोटबंदी की हो या आनंद फानन में लागू की गई जीएसटी की बात हो, लेकिन उन्हें कोर्स ऑफ करेक्शन करते रहे। नोटबंदी में 64 संशोधन हुए, 12 संशोधन जीएसटी में हुए थे, जब उन्हें लगा कि अब अमेरिका से जो इस तरह से टैरिफ बार छिड़ा है तो भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में और तेज़ी से कदम बढ़ाने चाहिए। मेक इन इंडिया की बात तो वो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन इसको कांग्रेसी उनका जुमलेबाजी कह के उसका मजाक उड़ा रहे थे।
लेकिन रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में या स्पेस के क्षेत्र में जो काम उन्होंने किया वो आप किसी चीज़ को भूल नहीं सकते। बशर्ते कि हम बात कर रहे थे कि लूज बॉल की, यानी कि कांग्रेसी हों या विपक्ष के दल के नेता, वो मोदी को या बीजेपी को ऐसी लूज बॉल दे देते हैं जिसमें वो आसानी से उसको चौके छक्के मार के उसको उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी लूज बॉल डालने में कम रही हो, लेकिन या तो कांग्रेसी या और विपक्षी दल उन लूज बॉल को समझ नहीं पाए, या कई मौक़ों पर उन्होंने बीजेपी के या उनके जो सबसे बड़े मातृ संगठन आरएसएस के लूज बॉल पर अच्छी बल्लेबाजी करके कभी कभी दिखाई है, लेकिन ये मामले अपवाद स्वरूप भी हैं। अब अभी सबसे बड़ी जो बात है कि यहाँ पर देश में राजनीति का एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पर एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के पुत्र मोह में कांग्रेस पर लादे गए एक ऐसे नेता के रूप में साबित हो रहे हैं जो लगातार लूज बॉल डाल रहे हैं, और इतनी लूज बॉल डाल रहे हैं कि लोग उनकी अब हंसी उड़ाने लगे। सोशल मीडिया पर तो खासतौर पर उनको जिस तरह से ट्रोल किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस में प्रबुद्ध और कांग्रेस की मूल विचारधारा से जुड़े कई नेता हैं, वो तो या तो चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, या कई ऐसे प्रबुद्ध नेता भी हैं जो आज भी राहुल गांधी में एक कांग्रेस का भविष्य तलाशते रहते हैं। देखिए, राजनीति और सियासत तो ऐसी है कि सत्ता तो आती जाती रहती है। कभी कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने ज़्यादा लूज बॉल डाली, बीजेपी को कम मौका मिला तो उनकी लूज बॉल कम हुई। लेकिन लूज बॉल डालने में क्रिकेट के हिसाब से या सेल्फ गोल के हिसाब से ये दोनों प्रमुख दल ही नहीं है, बल्कि जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस और बहुत सी पार्टियों, जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस से निकल कर जो पनपी हैं, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनशक्ति पार्टी ही क्यों नहीं हो, इन सभी लोगों ने लूज बॉल डालकर चीज़ों को किया। और कांग्रेस ने तो इस मामले में बहुत मशहूरियत हासिल की कि जिन्ना के वक्त से लेके वो जिन्न तक का सफ़र उन्होंने तय किया। माने कांग्रेस ने जो जिन्ना, जो कि कांग्रेसी थे मूलतः, उनको धर्मनिरपेक्ष माने जाते थे, उनको उन्होंने मुस्लिम लीग में एक कट्टरवादी मुस्लिम बना दिया और भारत का विभाजन हुआ। वहाँ से हम अगर बात शुरू करें तो इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं तो ये चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस तरह की लूज डिलीवरी कांग्रेस डालते रहे हैं, वो इतिहास के पन्नों में कैद थी। बीजेपी उनको निकालने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन राहुल गांधी के मोदी के सामने आने के बाद उन्होंने जो जिस तरह की लूज बॉल फेंकी हैं, उससे उन इतिहास के पन्नों को उलटने का मौका बीजेपी को मिल गया। और मौका ही नहीं मिला, बल्कि उन्होंने जो है वो सब चीज़ें दिखा दी जिनके नाम पर कांग्रेस 70 साल तक राजनीति करती आई। मिसाल के तौर पर आज राहुल गांधी ने वोट चोरी का नारा लगाया हुआ है। ताजे उदाहरण से मैं शुरू करते हुए फिर आपको पीछे बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। अब वोट चोरी का जब उन्होंने मुद्दा उठाया, अब वो कितना कारगर होगा, कितना कारगर नहीं होगा, लेकिन भाजपा को ये बताने का मौका मिल गया कि जो ये वोट चोरी जब ईवीएम मशीन आने के पहले जो है, जब बैलेट से वोट डाले जाते थे तो वोटों की चोरी नहीं होती थी, वोटों की लूट होती थी, वोटों की डकैती होती थी। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि अब इतिहास के पन्ने उलटने पर सामने आ रहे हैं कि देश के लंबे समय तक पहले शिक्षा मंत्री रहे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जब अपना लोकसभा चुनाव हार गए 20,000 वोटों से,
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को कहा कि वो किसी भी तरह उनको जिताइए, जबकि मौलाना आज़ाद को हराने वाला अपने समर्थकों के साथ में जीत का जश्न मना रहे थे और गोविंद बल्लभ पंत को साफ कह दिया गया कि अगर आपने मौलाना आज़ाद को जो है जीता हुआ घोषित नहीं कराया तो आपकी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। जब पंत ने वहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी या कलेक्टर से बात की तो उसने कहा कि मैं तो ऑलरेडी नतीजा घोषित कर चुका हूँ, उसका रिजल्ट जो है सौंप चुका हूँ, उसका जीत का प्रमाण पत्र सौंप चुका हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए अगर आप इस नतीजे को नहीं पलटते हैं तो वो जो है आपकी भी गद्दी जाएगी और मेरी भी गद्दी जाएगी। नतीजा ये हुआ कि बहुत 25,000 से ज़्यादा वोट इनवैलिड करार दिए गए और हारे हुए को जीता और जीते हुए को हारा घोषित कर दिया गया। और ये परंपरा कई स्टेट में और कई राज्यों में कई बड़े नेताओं के साथ में होती रही है। इसकी मिसाल जो भी व्यक्ति अपने देश या प्रदेश के इतिहास को के पन्नों को पलटेगा या उसको याद करेगा या अपने बुजुर्गों से बात करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि कहाँ किस तरह से हार को जीत में, जीत को हार में बदला जाता है। तो ये तो बात हुई इनकी। फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें जो है भाजपा के एक दो सांसदों ने संविधान और आरक्षण को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो कि चुनाव के मौके पर किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए, यानी लूज बॉल बीजेपी के सांसदों ने भी डाली और राहुल गांधी ने उसको बहुत हाथों हाथ लिया और जमकर बल्लेबाजी करते हुए कांग्रेस को 2024 में 53 से 99 तक पहुंचा दिया और बीजेपी 303 से खिसक कर 240 पर आ गई। उसमें इन सांसदों की टिप्पणियों के अलावा एक सांसद ब्रजभूषण सिंह जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, उन्हें बबीता फोगाट जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के साथ पंगा लेकर उसे जंतर मंतर पर धरने में मजबूर किया। बीजेपी मौन रहते हुए सारी चीज़ें देखती रही और वो नज़ारा जो सामने आया तो बबीता फोगाट विधायक भी बन गई बाद में कांग्रेस से और ब्रजभूषण सिंह का टिकट बाद में काटा बीजेपी ने। जेपी नड्डा उन्होंने भी एक बयान दे दिया था 2024 के लोकसभा के पहले कि साहब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूत हो गई। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि पर्दे के पीछे से रहकर और अपने आप को बिल्कुल राजनीति से अलग रखकर बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार करता था, उसने बहुत मतलब अगर नकारात्मक काम नहीं किया तो सकारात्मक काम भी नहीं किया, जिसके चलते बीजेपी को अब एनडीए के घटक दलों के सहारे अपनी सरकार चलाना पड़ रही है। तो लूज बॉल बीजेपी की तरफ से भी डाली गई। इसी तरह की एक लूज बॉल आपको याद होगा भाजपा के जो आधुनिक इतिहास में जो लाल कृष्ण आडवाणी जिनको कट्टरपंथी माना जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है उदारपंथी माना जाता था, तो कट्टरपंथ की छवि धोने के लिए किसी की सलाह पर लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान में जिन्ना की मज़ार पर जा पहुँचे। तो वो जिन्न जो है वो उनको भी निगल गया, उनकी सियासत को भी निगल गया। 2009 के चुनाव में उनको पीएम इन वेटिंग घोषित किया था, तो ना सिर्फ वो हार मतलब उन्होंने वो हार का कारण बने बल्कि उनने पूरी बीजेपी को ही 5 साल और इंतज़ार करना पड़ा केंद्र में वापसी के लिए। आप इसके पहले की और हम अगर आपको ले जाएं इतिहास के उसमें, तो भारत के विभाजन, जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा देना, महाराजा हरि सिंह से लड़ाई, ये सब सारी चीज़ें ये अब उखड़ के सामने इसलिए आ रही हैं
क्योंकि कांग्रेस इन चीज़ों को मुद्दा बनाने की कोशिश करके बीजेपी को उन इतिहास के पन्नों को उलटने का मौका दे रही है। अब ये बात चलते 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 आगे बढ़ती गई और इंदिरा जी ने संविधान को में 39वां संशोधन किया अपनी कुर्सी बचाने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के विचार के दायरे से बाहर कर दिया। बाद में नतीजा ये हुआ कि आपातकाल के बाद जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसने 42वां संशोधन करके इस प्रावधान को खत्म कर दिया। यानी कि सब संविधान और उसकी रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट की प्रीव्यू के दायरे में आ गए, जबकि उनको सुप्रीम कोर्ट के अदालत की प्रीव्यू के बाहर कर दिया था इंदिरा जी ने। तो संविधान को की जब किताब लेकर राहुल गांधी घूमे और अभी तक घूमते रहे, अब कुछ दिनों से कम हो गया है, तो उससे मौका मिल गया बीजेपी को कि इंदिरा जी ने संविधान की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई थी, नेहरू जी ने संविधान की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई थी, संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को किस तरह चुनाव हराने के लिए उन्होंने पूरे जतन, अपना पूरा जोर लगा दिया था। नाथूराम गोडसे जो कि जिनने महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में जिनको सज़ा हुई, फांसी की सज़ा हुई, उससे आरएसएस को जोड़ा, जबकि सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे उन्होंने ये कहा कि उनकी जांच पड़ताल में आया कि आरएसएस का कोई हाथ नहीं था। बाद में 1962 में जब चीन से भारत युद्ध हार गया तो जिस आरएसएस पर कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाया था, उसी आरएसएस के स्वयंसेवकों की भूमिका उस युद्ध के दौरान देखते हुए गणतंत्र दिवस की परेड में उनको शामिल किया। तो ये चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो नई पीढ़ी को जो पता नहीं थी वो निकलना शुरू हुई। और वो किसके कारण हुई? क्योंकि राहुल गांधी को ऐसी लूज बॉलें पकड़ाई गई फेंकने के लिए, जिससे बीजेपी को खुलकर चौके छक्के मारने का मौका मिला। इंदिरा जी, फिर दूसरा एक कांग्रेस के साथ में जिन्ना ही नहीं, जिन्न भी था, बोतलों से बंद जिन्न को बाहर निकालने का। भिंडरावाले इंदिरा जी को की देन थे, ये इतिहास के पन्नों में कैद है। ये भी निकल के सामने आया कि भिंडरावाले को जो है आगे किसने बढ़ाया। बाद में उसी भिंडरावाले को जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत मारा गया तो उसकी कीमत शहादत के रूप में इंदिरा जी को खुद चुकाना पड़ी। लिट्टे को श्रीलंका में जो आंदोलन चला रहा था वहाँ की सिंघली सरकार के खिलाफ, उसको लिट्टे को आपने पहले प्रशिक्षित किया, उसको हथियार दिए, सारी चीज़ें हुआ, और फिर बाद में उसी लिट्टे के खिलाफ शांति सेना को भेज दिया। भारतीय सैनिक जो है उन्होंने कई सैकड़ों सैनिकों ने जान गंवाई। और आखिर में जो लिट्टे में मूलतः तमिल लोग होते हैं जो कि काफ़ी भावुक माने जाते हैं, सिखों की तरह वो भी काफ़ी भावुक होते हैं, दिखने में भले ही सख्त दिखें लेकिन उनके दिल में एक कोमलता रहती है। लेकिन वो भावनाओं में बहकर उन जज्बातों की बलि जो है राजीव गांधी की चढ़ गई। उन्होंने बीपी सिंह को आगे बढ़ाया, तो बीपी सिंह भी जो है उनके लिए एक जिन्न साबित हुए, और उन्होंने बोफोर्स कांड में जो है कांग्रेस को जो है ठिकाने लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सत्ता संभालने के बाद जो इंदिरा जी की शहादत के बाद राजीव गांधी के वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया, तो उसके खिलाफ जो मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग, कट्टरपंथी जो वर्ग है, उसके जो पुरुष जो है वो सड़कों पर आ गए और उनके सामने झुकते हुए राजीव गांधी ने संविधान में फेरबदल करके मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता के अधिकार से वंचित कर दिया। जब लोगों को कहा कि यार आपने ये बड़ी गलती कर दी, तो उन्होंने भूल सुधार के लिए राम मंदिर के ताले खुलवा दिए। यानी आपने भारतीय जनता पार्टी को कमंडल की राजनीति के द्वार खोल दी, वो राम मंदिर के द्वार नहीं खुले थे।
वो जो है भाजपा की कमंडल राजनीति के द्वार खुले थे। इधर राजीव गांधी की सरकार गई तो विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जब देवीलाल ने उनको बहुत परेशान करना शुरू किया ओबीसी के मुद्दे पर लेकर, तो उन्होंने जो है कमंडल और देवीलाल का कार्ड ढूंढने के लिए मंडल निकाल के ले आए। उससे जो है मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, कांशीराम, इन सब की राजनीति चमक गई। और कांग्रेस की जो सबका कांग्रेस का हाथ सबके साथ जो है वो नारा जो है वो कहीं खोता हुआ चला गया। उसके बाद भारत ने 8-10 साल जो अस्थिरता का दौर झेला, उसने भारत ही नहीं बल्कि कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, वहां पर आए क्षेत्रीय दलों की सरकारों ने देश और प्रदेश को विकास के रास्ते पर मीलों पीछे कर दिया, बरसों पीछे कर दिया। चंद्रशेखर के ज़माने में आपको याद होगा कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। फिर देवगौड़ा गुजराल जैसे प्रधानमंत्री भी आए जिनका कोई जनाधार नहीं था, ना उनकी भी जनस्वीकार्यता थी। खैर ये सिलसिला चलता रहा। तो ये सब ये जिन्न जो है ना, बोतल से कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए निकाले, लेकिन वो जिन्न जो है उनको ही, कांग्रेस को ही निकलता गया। और नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए सोनिया गांधी जो जिनको कि कहा गया था जब वो राजनीति में आई थी कि ये तो एक गुड़िया हैं, लेकिन नरसिम्हा राव के समय जब नरसिम्हा राव ने खुद स्टैंड लेना शुरू किया तो सोनिया गांधी को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अब देश का प्रधानमंत्री हम किसी ऐसे शख्सियत को नहीं बनाएंगे जो मूलतः राजनीतिज्ञ है। इसलिए 2004 में जब वो सत्ता में कांग्रेस यूपीए की सरकार बनी तो उन्हें मनमोहन सिंह को बनाया जो कि राजनीति से कोसों दूर थे। वो एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री साबित हुए देश के लिए। 2008 की आर्थिक जो वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी उससे भारत को बचाए रखा, भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। लेकिन उन पर एक छाप लग गई कि वो सोनिया गांधी के हाथों की कठपुतली है। उसके बाद सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी जो कि राहुल गांधी से मुकाबले मेरी राय में ज़्यादा काबिलियत रखती है, उनको पीछे करके अपने पुत्र राहुल गांधी को आगे बढ़ाना शुरू किया। और राहुल गांधी भी मतलब अपने पिता राजीव गांधी की तरह अनिच्छा, ऐसा लगता है उनके शुरुआती दिनों में लगा कि वो अनिच्छा से राजनीति में आए हैं, इसलिए वो देश में कम विदेश में ज़्यादा रहते थे, या वो ऐसी बातें बोलते थे जो कि उनकी परिस्थितियों के मुताबिक उनके परिवार की में हुई 2-2 शहादतों के चलते उनका उतना एक्सपोजर नहीं मिला भारत को समझने का। तो जब उन्होंने भारत को समझने की कोशिश की और जब जिस तरह की बातें की तो वो जो है लोगों के बीच में हास परिहास का विषय बनते गए। और फिर उनके पीछे जो है वो कांग्रेस की मूल विचारधारा के लोग जो है उनको जिस तरह से ले जाना चाहते थे उससे हटके उन्होंने वामपंथी विचारधारा को अपना लिया। उस वामपंथी विचारधारा को जिसका कि भारत ही नहीं विश्व के कई देशों से विलुप्तीकरण हो रहा है। और वो जैसे कहते हैं ना, कौवा जो है कोयल है अपने अंडे सहने के लिए कभी घोंसला नहीं बनाती, वो कौए घोंसले में अंडा रख देता है। कौवी समझती है कि वो जो उसकी अपनी ही औलाद है, उसको पालती पोसती बड़ी होती है, और कोयल जो है जैसे अंडा फोड़ के निकलती है तो फुर्र से उड़ जाती है। यही हाल वामपंथी कांग्रेस का कर रहे हैं। लेकिन ये सेल्फ गोल जो हो रहे हैं उसका सिलसिला जारी है, रुका नहीं है। और आपको मैं कितने उदाहरण दूं जिससे कि आपको पता चलेगा कि भारतीय राजनीति में जो है सेल्फ गोल करने की और जो लूज बॉल फेंकने की आदत है, या कांग्रेस को जब लूज बॉल मिली बल्लेबाजी करने के लिए तो कुछ एक मौक़ों को छोड़ दीजिए, बाकी समय वो जो है वो लूज बॉल को भी नहीं मार पाए। वो लूज बॉल पर आउट होने का भी करिश्मा कांग्रेस ने दिखाया।
अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मुफ्त बिजली की जो आज जो सारी मुफ्तखोरी की बात चल रही है, जो जयललिता से जिसका सिलसिला शुरू हुआ था तमिलनाडु में, वो मुफ्त बिजली किसानों को देने की बात शुरू हुई। उसने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को कंगाल कर दिया और प्रदेश को अंधेरे में धकेल दिया। सड़कें बदहाल हो गई, पानी की स्थिति खराब हो गई। लेकिन दिग्विजय सिंह जो कि बहुत ही चतुर राजनेता माने जाते थे हैं और वो माने जाते रहेंगे, क्योंकि वो उनका आज की कांग्रेस के अगर देखें तो जो बहुत ही चतुर नेता जो हैं कांग्रेस के, उनमें गिने चुने नेताओं में शुमार है। लेकिन आज वो एक तरह से हाशिए पर ही है, क्योंकि राहुल गांधी के आगे किसी की नहीं चलती है। हालांकि वो दिग्विजय सिंह जो है वो अपनी राजनीति के मूल पिंड से हट के वो लालू के तर्क देने लगे कि विकास से राजनीति नहीं की जाती, चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। यानी कि जो आज वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, वो मतलब उन दिग्विजय सिंह के उन वाक्यों को भी याद दिला रहे हैं कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। और जिस ईवीएम पर का ठीकरा कांग्रेस ने फोड़ती रही जब हारने पर, केवल हारने पर, उस ईवीएम की जो जनक है वो कांग्रेस के कार्यकाल में ही उसकी सोच विकसित हुई थी और कांग्रेस के कार्यकाल में ही वो लागू हुई थी। और उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस जहाँ जीत जाती थी उसी ईवीएम के चलते वहाँ वो चुप रहती थी, जहाँ हार गई वहाँ ईवीएम पर दोष देना शुरू कर दिया। अब देखा क्या ईवीएम का मुद्दा जो है चल नहीं पा रहा है, तो अब वो चुनाव आयोग को घसीट लिया कि अब ये वोट काटने के नाम पर जो SIR हुई बिहार में, विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ मतदाता सूची का, तो आप वोट चोरी की बात करने लगे। तो वोट चोरी के जो कांग्रेस के इतिहास के पन्ने उलट गए। अब वो कितना कारगर होंगे, क्योंकि जिनके नाम कट चुके हैं वो तो बिहार के चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते, और वोट देने का हक जिनको मिला हुआ है वो इस नाम पर अपना मत तो शायद ही बदलें कि किसी का वोट कट गया है इसलिए हम जो है भाजपा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने वोट चोरी में चुनाव आयोग की भाजपा की साझेदारी का आरोप लगाया हुआ है। अब उस वोट चोरी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने अब जो कि अभी 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होना, जिनमें तमिलनाडु, असम, केरल, पांडुचेरी आदि जिन राज्यों में होना है, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर उन्होंने पुनरीक्षण की बात की थी, विशेष गहन परीक्षण की। लेकिन अब वो बात कर रहे हैं कि हम 10 सितंबर को एक बैठक बुलाकर सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से ये राय लेंगे कि क्या इस सघन मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण अभियान को पूरे देश में एक साथ ही लागू नहीं कर दिया जाए। यानी कि आप जो दांव चल रहे हैं वो आपके ऊपर ही उल्टे पड़ रहे हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कब कौन किसको सद्बुद्धि देगा। बीजेपी के नेता भी जो है गाहे बगाहे बात कर देते हैं। अब एक उदाहरण संघ का भी ले ली। अगर JP नड्डा ने संघ के ऊपर ये कहा कि संघ की हमें ज़रूरत नहीं है, तो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव की भी हम बात कर लें। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी ने कहा था कि वो या किसी और दत्तात्रेय हौसबोले कोई एक पदाधिकारी ने कहा था कि संघ आरक्षण के खिलाफ है, और उससे बिहार में काफ़ी बवाल मचा हो। तब जनता दल यू के नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ हो लिए थे और उन्होंने सरकारी बना ली। बीजेपी 53 पर आ गई। मोदी ने लाख कोशिश की बचाने की, ये कह के कोई भाई का लाल इस देश से आरक्षण ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अब यहाँ मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सम्मेलन में गए। मुद्दा था आरक्षण में प्रमोशन का, क्योंकि आरक्षण तक तो बात ठीक है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 10 साल के लिए लागू करने की बात कही थी।
वो आरक्षण चलता जा रहा है राजनीतिक कारणों से, वोट की राजनीति के चलते, लेकिन उसमें जो वंशवाद पनप रहा है या जो आरक्षण में प्रमोशन देकर सीनियर, एक हालत ये पैदा हो गई, पूरा प्रशासन तंत्र इसलिए चरमरा गया कि अब जो है जो जूनियर अधिकारी भर्ती होता है वो कुछ सालों बाद जो अपने सीनियर का अफसर बन जाता है, तो ना वो जूनियर अफसर जो है अपनी गिल्टी कॉन्शियस के कारण अपने निचले स्तर पर सीनियर अधिकारी को कोई आदेश दे पाता है, और कुंठा से शिकार वो सीनियर अफसर वो भी काम नहीं करता है। तो इस तरह प्रशासनिक ढांचा भी चौपट हो रहा है। तो कोई माई का लाल का जो संदर्भ मोदी ने पटना में आरक्षण को लेकर किया था, वो शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कह दिया कि कोई माई का लाल इसको ख़त्म नहीं करता। हालत ये हुई कि बीजेपी बहुमत से थोड़ा पीछे जाकर ठिठक गई। अब वो तो बाद में कमलनाथ की सरकार किस तरह से चली और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथियों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा, उसके चलते बीजेपी फिर वापस सत्ता में वापसी हो गई। लेकिन आज भी भाजपा शासित सरकार हो या कांग्रेस शासित सरकार हो, वहाँ पर लूज बॉल फेंकने की परंपरा अभी भी जारी है। लेकिन सवाल ये है कि पहले उस लूज बॉल को पहचानो, तो तब तो आप चौके छक्के लगाओगे। अब हो ये रहा है कि कई बार आप अच्छी लेंथ की गेंद को भी चौके छक्के उड़ाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। तो यहाँ गेंदबाज की नहीं, बल्लेबाज भी कहीं ना कहीं शरीके जुर्म हो जाते हैं या सेल्फ गोल कर डालते हैं। तो मित्रों, ये चीज़ें चलती रहेंगी। और आप राजनीति में अगर शुचिता की बात करते हैं, देश के विकास तरक्की की बात करते हैं, अच्छे जीएसटी रिफॉर्म जैसे इसके लिए मजबूर होना पड़ा, मजबूरन नहीं किया बीजेपी ने। नोटबंदी में सुधार भी किए थे 64, तो वो भी मजबूरी में किए थे क्योंकि जनता का विरोध था। तो अच्छा हो, इसके प्रयास अगर सभी दल मिलकर करें और एक सकारात्मकता की राजनीति करें और अच्छी लेंथ की गेंद फेंकें और लूज बॉल पर बल्लेबाजी करने का, अच्छे चौके छक्के उड़ाने का हक कांग्रेस को भी, भाजपा को भी और दूसरे दलों को भी है। तो आप मौका लूज बॉल का ना दें या सेल्फ गोल करने का मौका ना दें और अगले को अंकुश लगा कर रखें। अगर आप विपक्ष में हैं तो सत्ता पर अंकुश लगाइए, अगर सत्ता में है तो अपने पर अंकुश रखते हुए विपक्ष को भी सम्मान दीजिए। ये सारी चीज़ें जब होंगी तब भारत में राजनीति लोकतंत्र जो है और परिपक्व साबित हो सकेगा। मैं थोड़े से लाइट मोड में मैंने अपनी बात शुरू की थी, थोड़ा गंभीर चर्चा हो गई, लेकिन अब आपको और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ आपकी प्रतिक्रियाओं की हम प्रतीक्षा करेंगे। अगर अच्छी लगी हो मेरी बात तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। फिर मिलेंगे किसी अगले अंक में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।